कि अभी हमारे पीछे एक और बस जा रही है जिसपे भरकर प्रोटेस्टर्स को एक बार फिर से डिटेन किया जा रहा है। 2 घंटे से डिटेन किया है लोग, लाठीचार्ज हुआ है यहाँ पीछे बैरिकेड में। आप देखोगे तो ये देखो, उनको डिटेन करके ले जाया जा रहा है, इनको डिटेन करके ले जाया जा रहा है। इस वक्त सभी जानना चाहते हैं कि आरक्षण हटाओ आंदोलन का क्या हुआ। वही आंदोलन जो सोशल मीडिया से शुरू होता है, एक पेज बनता है, लोग जुड़ते हैं, फॉलोअर्स बढ़ते हैं, फिर सोशल मीडिया से निकलकर वही आंदोलन सड़क पर आ जाता है। जंतर मंतर पर भीड़ जुटती है, पुलिस की कार्रवाई होती है, लोग हिरासत में लिए जाते हैं और देश भर में आरक्षण पर एक नई बहस शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद कहानी बदल जाती है। जिस आंदोलन की चर्चा आरक्षण सुधार को लेकर होनी थी, उसकी चर्चा अब इस बात पर होने लगी है कि आंदोलन का नेता कौन है, किसका फैसला सही है, किसने किसको हाईजैक किया, कौन सरकार से बात करेगा और कौन नहीं करेगा। यानी सवाल अब सिर्फ आरक्षण का नहीं है, सवाल ये भी है कि आरक्षण हटाओ आंदोलन आखिर पहुंचा कहां। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जिस आंदोलन के नाम पर देश भर से लोग दिल्ली पहुंचे, आज उसी आंदोलन के नेतृत्व की स्थिति क्या है। आइए आज पूरी कहानी समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आरक्षण हटाओ आंदोलन की शुरुआत एक सोशल मीडिया कैंपेन के तौर पर हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंस्टाग्राम पर बने इस पेज के जरिए जातिगत आरक्षण, यूजीसी के इक्विटी नियमों और SC/ST एक्ट जैसे मुद्दों को लेकर अभियान चलाया गया और धीरे धीरे इसकी पहुंच बढ़ने लगी। इसी दौरान इस कैंपेन से हर्ष दुबे और अजीत भारती जैसे नाम जुड़े। लेकिन यहीं से कहानी में पहला मोड़ आता है। हर्ष दुबे की तरफ से बाद में आरोप लगाया गया कि जिस प्लेटफॉर्म पर उन्होंने उसको आगे बढ़ाया, उस पर अजीत भारती का प्रभाव बढ़ रहा है और उन्होंने पेज को लगभग हाईजैक कर लिया है। दूसरी तरफ अजीत भारती और उनसे जुड़े लोगों की तरफ से इस तरह के दावों को स्वीकार नहीं किया गया। यानी आंदोलन सड़क पर आने से पहले ही उसके डिजिटल नेतृत्व को लेकर मतभेद पैदा हो चुके थे। फिर हुआ जंतर मंतर का ऐलान। इसके बाद हर्ष दुबे ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर लगातार लोगों से दिल्ली पहुंचने की अपील होने लगी। मुद्दे साफ थे, जाति आधारित आरक्षण की समीक्षा हो, आरक्षण में सुधार हो, संशोधन हो, जहां संभव हो आर्थिक आधार को ज्यादा महत्व मिले, यूजीसी के इक्विटी नियमों को वापस लेने की मांग पर विचार हो। और प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा तर्क ये था कि सरकारी योजनाओं को, अवसरों का लाभ वास्तव में उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यानी आंदोलन की भाषा में एक सवाल बार बार उठाया गया, अगर गरीबी समस्या है तो उसकी पहचान जाति से हो या आर्थिक स्थिति से। अब 21 अगस्त को जंतर मंतर के आसपास बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स में प्रदर्शन में बहुत बड़ी भीड़ जुटने लगी। खुद प्रदर्शन को कवर करने के लिए हमारी पूरी टीम वहां पर पहुंची हुई थी और उस दौरान जो दिखा वो हम अभी आपको आगे बताएंगे। कई प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया जाने लगा, लेकिन अनुमति को लेकर इस बीच पहला विवाद भी सामने आया। ये एक बात यहाँ समझना भी बेहद जरूरी है। प्रदर्शनकारियों की तरफ से जंतर मंतर पर प्रदर्शन की बात कही जा रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस का बार बार कहना था कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी। पुलिस के अनुसार रामलीला मैदान में अधिकतम 500 लोगों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए NOC दी गई थी और समय भी इसका सीमित किया गया था, यानी कि शाम को 5 बजे तक। और यही वजह थी कि जंतर मंतर पर जुटी भीड़ ने उसको पुलिस ने हटाना शुरू कर दिया। पुलिस और RAF की मौजूदगी बढ़ी, कई प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया गया। अब प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि वे शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे और उन्हें जबरन हटाया गया। पुलिस का पक्ष था कि निर्धारित अनुमति के बिना जंतर मंतर पर भीड़ जमा हुई थी, यानी कि पहले ही दिन आंदोलन और प्रशासन के बीच टकराव सामने आ गया। फिर आता है प्रदर्शन का दूसरा दिन। दूसरे दिन स्थिति और ज्यादा दिलचस्प हो गई। जंतर मंतर और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई। बैरिकेटिंग हुई, लोगों को रोका गया, कई लोगों को डिटेन करके कई किलोमीटर दूर छोड़ा जा रहा था। इसके बाद बसों में भर के लोगों को ले जाया जाने लगे। यह सिलसिला पूरे दिन जारी रहा, रात तक जारी रहा। दूर दराज से लोग दिल्ली पहुंचते रहे, लेकिन उनमें से कई लोगों को यह तक स्पष्ट नहीं था कि प्रदर्शन की वास्तविक स्थिति क्या है, जाना कहाँ है, नेतृत्व कौन कर रहा है। किसी को सोशल मीडिया से पता चला कि पुलिस ने जगह जगह वो खाली करा रहे हैं। यानी जमीन पर आंदोलन से ज्यादा तेजी सोशल मीडिया पर अलग अलग सूचनाएं चल रही थी। और तभी सामने आया असली संकट। नेतृत्व प्रदर्शन के दौरान एक तरफ लोग नारे लगा रहे थे कि आरक्षण हटाओ, यूजीसी रोल बैक, भारत माता की जय और आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग, तो दूसरी तरफ आंदोलन के भीतर ही नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे। अजीत भारती और हर्ष दुबे के बीच मतभेद सार्वजनिक होने लगे। सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ बयान सामने आने लगे।
अब आंदोलन का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं रह गया था कि सरकार आरक्षण पर क्या करेगी। सवाल ये बन गया था कि क्या आंदोलन के पास कोई एक नेतृत्व है भी या नहीं। फिर आया ब्रजेश पाठक वाला मोड़। 21 अगस्त के प्रदर्शन के अगले दिन हर्ष दुबे लखनऊ पहुंचते हैं और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलाकात में आंदोलन की मांगों को केंद्र तक पहुंचाने और आगे सरकार के स्तर पर बातचीत की बात हुई। यहीं से आंदोलन के भीतर विवाद और बढ़ गया, क्योंकि सवाल उठा, हर्ष दुबे ने सरकार से बातचीत का फैसला किस हैसियत से अकेले ले लिया? क्या वो पूरे आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं? क्या अजीत भारती और उनके समर्थकों की सहमति थी इसमें? और अगर आंदोलन सामूहिक है तो कोई एक व्यक्ति सरकार से बातचीत का फैसला अकेले कैसे कर सकता है? अब यही वो मोड़ था जहां आंदोलन की एकता पर भी सवाल खड़े होने लगे। अजीत भारती की तरफ से हर्ष दुबे के साथ हुए इस राजनीतिक संवाद से दूरी बनाई गई और सोशल मीडिया पर विवाद और तेज हो गया। इधर हर्ष दुबे का कहना था कि सरकार बात करेगी। हर्ष दुबे की तरफ से यह दावा किया गया कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है और आंदोलन की मांगों को आगे बढ़ाया जाएगा। हर्ष दुबे बार बार ये भी कह रहे थे कि वो खुद से नहीं गए सरकार से मिलने, क्योंकि बस में उन्हें भरकर डिटेन किया गया और पहले उन्हें अलग जगह एक जगह पर उतारा गया, फिर उनको डायरेक्ट लखनऊ पहुंचा दिया गया और उनको 2-3 दिनों तक सरकार के द्वारा हाउस अरेस्टिंग जैसी खबरें आई कि सारी व्यवस्थाएं थी लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकते थे। यानी कि हर्ष दुबे की जो स्थिति थी उस पर उनकी मर्जी नहीं थी। अब रणनीति ये बताई गई कि सरकार को बातचीत का मौका दिया जाए। अगर बातचीत से समाधान नहीं निकलता तो फिर आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आंदोलन से जुड़े लोगों का सवाल था, सरकार से बातचीत कौन कर रहा है? अगर आंदोलन का कोई औपचारिक नेतृत्व नहीं है तो किसकी बात आंदोलन की आधिकारिक बात मानी जाए? और यही सवाल आज पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी बनता दिख रहा है। और इसी बीच दिल्ली आते जाते जो प्रदर्शनकारी, इस पूरी लड़ाई का सबसे दुखद हिस्सा शायद ये है कि जमीन पर मौजूद बहुत से आम प्रदर्शनकारियों को नेतृत्व के इस विवाद की पूरी जानकारी ही नहीं थी। कोई बिहार से आया, कोई उत्तर प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। किसी ने सोशल मीडिया पर वीडियो देखा और दिल्ली पहुंच गया। किसी ने सुना कि आंदोलन जारी है, किसी ने सोचा कि सरकार से बातचीत हो रही है और लोग ये समझने की कोशिश करते रहे कि आखिर अब आगे क्या करना है। प्रदर्शन जारी है या प्रदर्शन खत्म है? जंतर मंतर जाना है या नहीं जाना है? नेता कौन है? बातचीत कौन करेगा? और अगला कार्यक्रम कब है? यानी जिन लोगों ने आंदोलन को ताकत दी वही लोग सबसे ज्यादा सूचना के संकट में दिखाई दी। पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल। इस आंदोलन में जो पुलिस की भूमिका रही वो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, डिटेन किया और जंतर मंतर खाली कराया। आसपास भी लोगों को नहीं भटकने दिया जा रहा था। इनफैक्ट मीडिया पर्सन जो इन्फ्लुएंसर्स मेनली पहुंच रहे थे उनको भी डिटेन किया जा रहा था। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि वे शांतिपूर्ण थे और पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक हटाया। दूसरी तरफ पुलिस का कहना था कि जंतर मंतर पर अनुमति नहीं थी और सीमित संख्या में प्रदर्शन के लिए रामलीला मैदान की अनुमति थी। इसलिए यहाँ दो बातें अलग अलग देखनी होंगी। एक, पुलिस की कार्रवाई कानूनी अनुमति और सुरक्षा व्यवस्था के आधार पर हुई या नहीं, और दूसरी, क्या उस कार्रवाई के दौरान बल का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा हुआ। इन दोनों सवालों का जवाब अलग अलग जांच और तथ्य मांगता है, लेकिन एक बात ग्राउंड पर साफ दिखी। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव के बावजूद कई जगह प्रदर्शनकारी पुलिस से उलझने के बजाय नारे लगाते और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखते दिखाई दिए। बार बार प्रदर्शनकारी पुलिस पर और प्रशासन पर यह आरोप लगाते रहे कि अभी हाल ही में जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ था, जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसको पुलिस वालों ने करने की आज़ादी दी, प्रशासन ने उनको आज़ादी दी, जबकि प्रदर्शनकारियों के मुताबिक वो पुलिस वालों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे थे। जब संसद मार्च निकला था तो पुलिस वालों पर पत्थरबाजी हो गई थी, गाली गलौज की भी वीडियोज़ आई। और हम इन प्रदर्शनकारियों का ऐसा भी कहना था कि और जो हम प्रदर्शनकारी हैं, हम सरकार से शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस को कोऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारे साथ ही बर्बरता क्यों? आंदोलन की मांग अब असल में क्या है, यहाँ एक और चीज समझना जरूरी है। आरक्षण हटाओ नाम सुनकर ऐसा लग सकता है कि आंदोलन सिर्फ आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहा है, लेकिन प्रदर्शन से जुड़े लोगों की मांगों में आरक्षण की समीक्षा, आर्थिक आधार को ज्यादा महत्व, जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाने और यूजीसी के कुछ नियमों के विरोध जैसी बातें शामिल हैं। यानी आंदोलन के समर्थक का तर्क है कि गरीब व्यक्ति को उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर अवसर मिलना चाहिए। उनका कहना है कि आरक्षण का लाभ उन लोगों तक नहीं सीमित होना चाहिए जो पहले से सामाजिक या आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके हैं। अब यहीं पर आंदोलन समर्थकों की तरफ से यह भी सवाल उठाया जाता है कि क्या सिर्फ जाति किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का पर्याप्त संकेतक हो सकती है?
लेकिन इसके जवाब में एक दूसरी बड़ी बहस भी है। भारत में जातिगत भेदभाव और ऐतिहासिक वंचना सिर्फ आर्थिक नहीं रही है, इसलिए आरक्षण की पूरी व्यवस्था को केवल गरीबी बनाम अमीरी के चश्मे से देखना भी पर्याप्त नहीं है। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हो गई, क्योंकि इस कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आ गया। अजीत भारती पर SC/ST एक्ट का मामला, इस बीच आंदोलन से जुड़े एक और बड़े चेहरे अजीत भारती के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज होने की खबर आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोप है कि उन्होंने चंद्रशेखर आजाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर जाति सूचक और आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। अब भारतीय की तरफ से तो इन आरोपों को लेकर अपना पक्ष रखा गया और मामले को लेकर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। 25 अगस्त को उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई की खबर भी सामने आई। इस पूरे घटनाक्रम ने आंदोलन को एक और मोर्चे पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब बहस आरक्षण से आगे बढ़कर अभिव्यक्ति, जातिगत टिप्पणी, SC/ST एक्ट, इसका इस्तेमाल सही हो रहा है, गलत हो रहा है, और राजनीतिक बयानबाजी सब पर हो रही है। तो आज आंदोलन कहाँ खड़ा है, यही सबसे बड़ा सवाल है। 21 अगस्त को जंतर मंतर पर भीड़ थी, देश भर से लोग आए, मीडिया की मौजूदगी रही, पुलिस की कार्रवाई हुई, हिरासत हुई, सोशल मीडिया पर आंदोलन ट्रेंड करता रहा। 22 अगस्त को हर्ष दुबे के ब्रजेश पाठक से मुलाकात होती है, कॉन्फ्रेंस होता है, फिर नेतृत्व को लेकर विवाद शुरू होता है, अजीत भारती और हर्ष दुबे के बीच मतभेद सार्वजनिक होते हैं, और अब आंदोलन का अगला कदम क्या होगा, इस पर तस्वीर उतनी साफ नहीं है जितनी शुरुआत में सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही थी। 25 अगस्त तक भी इस आंदोलन पर राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षण व्यवस्था को लेकर बहस तो जारी है, लेकिन जमीन पर अगला बड़ा कार्यक्रम और उसके नेतृत्व को लेकर स्थिति अस्पष्ट दिखाई देती है। असली सवाल अब यह है, क्या यह आंदोलन खत्म हो गया है? शायद अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि आंदोलन इस समय 3 मोर्चों पर बटा हुआ दिखाई दे रहा है। पहला, आरक्षण की नीति पर सरकार से बहस, दूसरा पुलिस की कार्रवाई और प्रदर्शन की अनुमति का सवाल, और तीसरा और सबसे बड़ा, आंदोलन के नेतृत्व और रणनीति का सवाल। क्योंकि किसी भी आंदोलन को सिर्फ भीड़ नहीं चलाती, उसके लिए स्पष्ट नेतृत्व चाहिए, स्पष्ट मांग चाहिए, स्पष्ट बातचीत करने वाला प्रतिनिधि होना चाहिए, और सबसे जरूरी, आंदोलन में शामिल आम लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगला कदम क्या है। आज जंतर मंतर की तस्वीर अलग है, खाली दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आरक्षण पर गुस्सा खत्म हो गया है। सोशल मीडिया पर तो बहस अब भी जारी है, आरक्षण सुधार की मांग करने वाले लोग भी मौजूद हैं। दूसरी तरफ आरक्षण के पक्ष में मजबूत तर्क है, यानी कि मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। लेकिन आंदोलन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती आरक्षण नहीं बल्कि उसका अपना संगठन है। क्योंकि अगर हर्ष दुबे और अजीत भारती जैसे चेहरे एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिखाई देंगे, तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? सरकार का, किसी नेता का, या उन हजारों लोगों का जो ये सोचकर दिल्ली पहुंचे थे कि शायद उनकी आवाज पहली बार सत्ता तक पहुंचेगी? और यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सवाल है। आरक्षण हटाओ आंदोलन की असली परीक्षा अब जंतर मंतर पर भीड़ जुटाने की नहीं है। असली परीक्षा ये है कि क्या ये आंदोलन अपने मतभेदों से ऊपर उठकर एक स्पष्ट एजेंडा, स्पष्ट नेतृत्व और स्पष्ट रणनीति बना पाता है। क्योंकि सड़क पर भीड़ जुटाना एक दिन का काम हो सकता है, लेकिन किसी बड़े सामाजिक और संवैधानिक सवाल पर देशव्यापी आंदोलन खड़ा करना, उसके लिए सिर्फ वायरल वीडियो नहीं, संगठन, नेतृत्व और लंबी राजनीतिक लड़ाई चाहिए। और फिलहाल आरक्षण हटाओ आंदोलन के सामने सबसे बड़ा सवाल है, आंदोलन आगे बढ़ेगा या नेतृत्व की लड़ाई में ही उलझकर रह जाएगा? खबर में इतना ही, इस एक्सप्लेनर में इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए, और इस बीच अगर कुछ अपडेट आती है इस पर तो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.